हेलो बच्चों, क्या हाल चाल, कैसे हो आप सभी लोग। बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल के ऊपर, आपकी अपनी ASL फैमिली के अंदर। कैसे हो बताओ मुझे फटाफट से कमेंट्स के अंदर, क्या चल रहा है जिंदगी के अंदर, किस मोह माया के अंदर फंसे हुए हो। एक एक चीज मुझे बताओ कमेंट्स के अंदर, थोड़ी सी चिटचैट कर लेते हैं। जब तक सारे के सारे बच्चे हमें ज्वाइन करेंगे, मैं आपको थोड़ा सा आइडिया दे देता हूं। हम इस पर्टिकुलर चैनल के ऊपर जो हिंदी माध्यम के विद्यार्थी हैं, हिंदी माध्यम के विद्यार्थी जिनके बारे में अक्सर ये माना जाता है कि ये क्लास 11th क्लास 12th में जब साइंस लेते हैं। एक सेकंड रुक जाओ। अच्छा, आवाज वगैरह तो परफेक्ट आ रही है, मेरे को पता चल गया अच्छे से, है ना, मैंने खुद ने सुन ली, तो आपसे पूछने की जरूरत नहीं है। तो वेरी गुड इवनिंग। मैं देख रहा हूं यहाँ पर कुछ बच्चों के कमेंट्स मुझे दिखाई दे रहे हैं। वेरी गुड इवनिंग बेटा, कैसे हो आप सभी लोग। हाँ, तो मैं बता रहा था कि हम हिंदी माध्यम के जो विद्यार्थी हैं जिनके बारे में अक्सर ये माना जाता है कि यार हिंदी माध्यम का जो विद्यार्थी है वो क्लास 11th क्लास 12th में जब साइंस लेता है तो सिर्फ परिभाषाएं रटता है। रटने की उसकी क्षमता बहुत ज्यादा है। क्लास 12th में जब आता है तो भाई साहब पूरी की पूरी किताब रटी हुई होती है, किताब का एक एक प्रश्न रटा हुआ होता है। बोर्ड के अंदर जो क्वेश्चंस आते हैं वो भी उसी लेवल के होते हैं, तो बच्चा बोर्ड के अंदर भी 100 आउट ऑफ 100 मार्क्स ले आता है। तो नॉर्मली हिंदी माध्यम के जो विद्यार्थी हैं उनके बारे में दो चीजें मानी जाती है, एक गलत है और एक सही है। गलत क्या है? उनके बारे में यह माना जाता है कि वो लोग IIT और नीट का एग्जाम फाइट नहीं कर सकते, वो लायक ही नहीं है इस चीज के। ये बिल्कुल गलत है। अगर आप सही तरीके से मेहनत करो, और सही तरीके से मेहनत करने का जो सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा है वो ये है कि आप क्लास 11th से ही IIT और जेई को IIT और जेई और नीट को टारगेट करके पढ़ाई करना स्टार्ट करो, तो आप डेफिनेटली इन दोनों एग्जाम्स के अंदर सक्सेस पा सकते हो। अब दूसरी बात जो कि सही है वो ये है कि हिंदी माध्यम के जो विद्यार्थी हैं उनके बारे में अक्सर माना जाता है कि ये लोग बहुत ज्यादा मेहनत करने की क्षमता रखते हैं, और ये बिल्कुल सही है। क्योंकि देखो, हिंदी माध्यम के विद्यार्थी नॉर्मली अगर उनका आर्थिक बैकग्राउंड देखा जाए तो नॉर्मली ऐसा होता है कि जिंदगी बहुत सारे अभावों के अंदर गुजरी हुई होती है, तो उन्हें पता होता है एजुकेशन का महत्व क्या है, उन्हें पता होता है मेहनत का महत्व क्या है। तो बिल्कुल सही, हिंदी माध्यम के जो विद्यार्थी हैं वो बहुत ही ज्यादा मेहनती होते हैं। बट मेहनत का एक बहुत बहुत बड़ा एस्पेक्ट ये है कि अगर आप इसे सही दिशा में नहीं करो तो इसका परिणाम आपको नहीं मिलता। मेहनती बहुत होते हैं हिंदी माध्यम के विद्यार्थी, बट वो मेहनत किस दिशा के अंदर चली जाती है? वो मेहनत चली जाती है परिभाषाओं को रटने के अंदर, वो मेहनत चली जाती है डेरिवेशंस को रटने के अंदर, वो मेहनत चली जाती है कुछ फिक्स तरीके के सवालों को ही हल करने के अंदर, और बोर्ड के अंदर ज्यादा से ज्यादा नंबर लाने के अंदर। तो अब हम क्या कर रहे हैं, यहां पर आपका तरीका चेंज कर रहे हैं। हम काफी साल, मतलब मैं पर्सनली अपने बारे में बताता हूं, काफी साल मैंने अंग्रेजी माध्यम के जो विद्यार्थी हैं उनको पढ़ाया है फॉर IIT एंड नीट। तो जो कुछ वो करते हैं और तुम नहीं करते वो सब कुछ हम इस चैनल के ऊपर स्टार्ट करेंगे। इसीलिए इस बार हम लोगों ने क्लास 11th से ही आपको जो सिलेबस पढ़ाना स्टार्ट किया है उसमें ध्यान रखा है कि आपको IIT और नीट को ध्यान में रखते हुए पढ़ाया जाए। आपको IIT और नीट के लिए जितनी भी चीजें रिक्वायर्ड होगी वो सब कुछ हम आपको उपलब्ध करवाएंगे। जैसे आपको DPPs चाहिए होंगी तो DPPs आपको उपलब्ध करवाई जाएगी। काम स्टार्ट हो चुका है, मैंने प्रॉमिस किया था कि इस वीक के अंदर हम लोग इसको स्टार्ट कर देंगे, और ऑलरेडी आप देख रहे हो कि कुछ सब्जेक्ट्स के अंदर हम लोगों ने ऐप के ऊपर DPPs अपलोड करना स्टार्ट कर दिया है। फिजिक्स के अंदर भी DPPs आपकी तैयार हो चुकी है। एक सिस्टमेटिक तरीके से हम नेक्स्ट वीक से किस तरीके से DPPs वगैरह हल करेंगे उस सब कुछ आपको जानकारी मिल जाएगी कल या परसों तक, राइट। तो DPPs वाली फंक्शनैलिटी ऐड हो जाएगी हमारी, और क्वेश्चन बैंक्स आपकी तैयार हो रही हैं, तो क्वेश्चन बैंक्स आपके पास में आ जाएगी, मॉड्यूल्स आपके पास में आ जाएंगे। तो ये सारी की सारी चीजें जो कि IIT और नीट के लिए करनी आवश्यक होती है वो हम सब आप लोगों के लिए करने वाले हैं, और फिर हम गलत साबित करने वाले हैं उन लोगों को जिनको ये लगता है कि यार हिंदी माध्यम का विद्यार्थी जो है वो IIT और नीट के अंदर सक्सेस हासिल नहीं कर सकता। एक बार मैं सारे बच्चों के कमेंट्स पढ़ लेता हूं। सर फिजिक्स मोस्ट वांटेड बुक हिंदी में लिखिए सर प्लीज। बिल्कुल बेटा, एक बहुत अच्छा सुझाव है आप लोगों का कि जो मेरी किताब है फिजिक्स मोस्ट वांटेड, जिसको अंग्रेजी मीडियम के अंदर लिखा गया है, इंग्लिश में लिखा गया है, उसका रूपांतरण किया जाए, उसका अनुवाद किया जाए हिंदी के अंदर, क्योंकि वो बहुत ज्यादा इफेक्टिव और बहुत ज्यादा प्यार की जाने वाली बुक्स के अंदर से अंदर शुमार है। तो
ऑब्वियसली आप लोगों को काफी फायदा मिलेगा अगर ऐसा कुछ काम होता है। तो मैं अपने पब्लिशर से इस बारे में बात शुरू कर चुका हूं और हम पॉसिबिलिटी तलाश कर रहे हैं कि कम से कम समय के अंदर जो मेरी किताब है उसका हिंदी अनुवाद भी लाया जाए आप लोगों के लिए, ठीक है। और कुछ सुझाव आप लोगों के लिए ले लेते हैं, ठीक है। सर कल के क्वेश्चंस बताइए। बिल्कुल बेटा, शुरुआत अपन होमवर्क से ही करेंगे। सर फिजिक्स के नोट्स कब मिलेंगे? बेटा पीडीएफ के नोट्स आपको रेगुलर मिल रहे हैं। मैं देख रहा था कुछ बच्चे मुझे मैसेज भी कर रहे थे कि सर हमें पीडीएफ नहीं मिल रही, तो मैंने चेक किया ऐप के ऊपर हर एक पीडीएफ रेगुलरली अपलोड करी जा रही है। ऐप के ऊपर अपलोड करने का फायदा क्या होता है बेटा, वहां पर सारी चीजें सिस्टमैटिक है, विदाउट डिस्ट्रैक्शन आपको मिल जाएगी। रेदर देन अगर हम टेलीग्राम वगैरह के ऊपर अपलोड करें, वहां पे भी आपके पास में मिलती है पीडीएफ, बट ऐप के ऊपर पीडीएफ अपलोड करने का सबसे बड़ा कारण यह है कि आपको वहां पर बहुत सिस्टमैटिक मैनर के अंदर, बहुत ही अरेंज्ड मैनर के अंदर सारा का सारा कंटेंट मिल जाता है। तो सारी पीडीएफ वहां पर अपलोड की जा रही है रेगुलरली। वेरी गुड इवनिंग बेटा, वेरी गुड इवनिंग, ठीक है। चलो, तो ये क्या कर रहे हैं हम लोग? हम तो गति के बारे में पढ़ रहे थे, ये बीच में अवकलन समाकलन कहां से आ गया? कोई बताएगा मुझे? तो मैंने कल भी आपको बताया था कि जब आप आईआईटी की नीट की तैयारी करते हो तो जैसे जैसे आप आगे का पढ़ते चले जाते हो वैसे वैसे पीछे का भूलते चले जाते हो। बहुत ही नॉर्मल है, मेरे साथ में भी होता था, आपके साथ में भी होता होगा, चिंता करने की जरूरत नहीं है। इसका इलाज क्या है? क्योंकि अगर हम आगे का पढ़ते जाएंगे और पीछे का भूलते जाएंगे तो फिर कोई फायदा ही नहीं होगा। सोचो, हम गति के बारे में पढ़ रहे हैं, कल को हम न्यूटन के गति के नियमों के बारे में पढ़ेंगे और हम सदिशों के बारे में जो भी कुछ पढ़ा था वो भूल गए, हम अवकलन समाकलन के बारे में जो भी कुछ पढ़े थे वो भूल गए, हमने त्रुटियों के बारे में, डायमेंशंस के बारे में जो भी कुछ पढ़ा था वो भूल गए, तो फिर फायदा क्या होगा? तो एक बहुत बड़ा एस्पेक्ट आईआईटी और नीट की तैयारी का या फिर बोर्ड की तैयारी का ये होता है कि आप समय समय पर जो पिछली चीजें हैं उनको रिवाइज करते जाओ। और इस चैनल के ऊपर हम ये जिम्मेदारी खुद अपने ऊपर लेते हैं, मतलब इट इज पार्ट ऑफ माय टीचिंग स्टाइल कि मैं बच्चों को बहुत फ्रीक्वेंटली चीजें रिवाइज करवाता हूं। एंड दिस पर्टिकुलर सेशन इज पार्ट ऑफ दैट पर्टिकुलर स्कीम, राइट। तो हमने कल ओ बाप रे बाप, ये क्यों ऐसे हिल गया? ठीक है, चलो आ जाओ। तो कल आपको याद हो, मैंने कल आपको बहुत तरीके से अवकलन सिखाने की कोशिश करी थी, है ना। मैंने आपको बताया था कि अवकलन कब किया जाता है? जब दो भौतिक राशियां एक दूसरे से संबंधित हो। दो भौतिक राशियों के बीच का जो संबंध है उसको समीकरण के रूप में लिखा जा सकता है, ग्राफ के रूप में लिखा जा सकता है। यदि भौतिक राशियों के बीच का संबंध समीकरण के रूप में लिखा जाए तो हम अवकलन करने के लिए अवकलन के सूत्रों का, अवकलन के नियमों का उपयोग करते हैं, जो कि हमने पिछली क्लास के अंदर बहुत अच्छे से समझा था। याद होगा आपको, मैंने पिछली क्लास के अंदर आपको होमवर्क भी दिया था। किस किस ने किया है होमवर्क? बताओ मुझे, किस किस ने होमवर्क किया है? किस किस ने होमवर्क किया है बताओ, बहुत जरूरी होता है होमवर्क करना। किस किस ने किया है? और अब इसकी आदत डाल लो, अब आपको रेगुलरली होमवर्क मिलेगा ऐप के ऊपर, रेगुलर डीपीपीज मिलेगी हर लेक्चर के बाद में। तो इसकी आदत डालनी है आपको। मजा भी तभी आएगा, आपको पता है, मजा भी तभी आएगा। भाई सोचो ना, तुम कोई चीज सीख रहे हो और तुम ये देख रहे हो कि यार हम खुद अप्लाई कर पा रहे हैं, खुद उपयोग कर पा रहे हैं इन हथियारों को, इन कॉन्सेप्ट्स को, तो कितना आत्मविश्वास बढ़ेगा तुम्हारा। तो इसकी आदत डाल लो अब होमवर्क की, राइट। ये आपको मंडे से रेगुलर मिलने लगेगा हर सब्जेक्ट के अंदर इन फॉर्म ऑफ डीपीपीज। तो मैंने आपको होमवर्क दिया था, मैं उम्मीद करता हूं मैक्सिमम बच्चों ने किया है। देखो सारे के सारे बच्चे बोल रहे हैं। तो चलो अपना आंसर, सब लोग अपने अपने आंसर चेक कर लो, सब लोग अपने अपने आंसर चेक कर लो। तो पहला सवाल इसका हमें अवकलन करना था। कौन सा वाला फॉर्मूला लगेगा? x की पावर n वाला फॉर्मूला लगेगा। x की पावर n वाला फॉर्मूला क्या कहता था हमें कि आप पावर को आगे लेके आ जाओ। तो यहां पर पावर कितनी है? 3/2, इसको आप आगे लेके आ गए और x की जो पावर है उसको 1 कम कर दो। तो तुमने 3/2 में से 1 कम कर दिया, तो तुम्हारा आंसर कितना आ रहा है? 3/2 x की पावर 1/2, और x की पावर 1/2 को √x भी लिखा जा सकता है। तो 3√x डिवाइडेड बाय 2, ये हो जाएगा आपका आंसर। सभी लोग चेक कर लो किस किस का करेक्ट है, मुझे बताते भी जाओ किस किस का करेक्ट है, ये भी बताते जाओ। मतलब कमेंट्स के अंदर लिख दो कि सर मेरा
फर्स्ट करेक्ट है, मतलब फर्स्ट करेक्ट ऐसे लिखते जाओ तो मुझे पता पड़ जाएगा किस किस बच्चे का पहला क्वेश्चन करेक्ट था। बहुत आसान था, मेरे हिसाब से सभी बच्चों का करेक्ट होगा, ठीक है ना। इसके बारे में बात करते हैं, एक्स क्यूब साइन एक्स प्लस 3e⁻x, इसमें क्या करना था। तो मैं थोड़ा सा स्पेस ले लेता हूं ना एक बार के लिए, इस चीज को मैं यहां से हटा देता हूं, एक बार ये वाली जो चीज है इसको मैं हटा देता हूं, ठीक है, ये मैंने आपको कल बता दिया था। तो इसको अपन कैसे करेंगे, तो पहले तो ये दो अलग अलग हिस्सों में बढ़ जाएगा, ठीक है। एक हिस्सा हो जाएगा हमारा d/dx, एक्स क्यूब साइन एक्स हो जाएगा, है ना, और एक हमारा हिस्सा हो जाएगा प्लस 3 गुणांक है बाहर आ जाएगा d/dx ऑफ e⁻x। अब देखो ये वाला जो हिस्सा है ना, ये तो हम डायरेक्ट कर सकते हैं, यहां पर हमें गुणनफल नियम लगाना पड़ेगा। गुणनफल नियम क्या कहता था, गुणनफल नियम कहता था कि पहले फंक्शन को हम एज इट इज रखते हैं और अवकलन किसका करते हैं, अवकलन करते हैं हम दूसरे फंक्शन का, तो साइन एक्स का हमने अवकलन कर दिया, फिर प्लस दूसरे फंक्शन को एज इट इज रखते हैं और अवकलन करते हैं किसका, पहले फंक्शन का, मतलब x की पावर 3 का। ये हो गया हमारा गुणनफल नियम। और यहां पर 3 d/dx e⁻x पहले से रखा हुआ है। अब देखो हमारा काम कितना आसान हो गया, अब हम सारे अवकलन हमारे सूत्रों के अंदर ढूंढ सकते हैं। तो हमारा आंसर कितना आएगा, आंसर आ जाएगा बेटा x की पावर 3, साइन एक्स का अवकलन हो जाएगा कितना, cos x, यहां पर साइन एक्स मल्टीप्लाइड बाय एक्स क्यूब का अवकलन हो जाएगा 3x², ठीक है, और ये हो जाएगा 3 e⁻x होता था बाहुबली फंक्शन, इसका कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता, तो यहां पर तुम्हें मिल जाएगा e⁻x। थोड़ा सा जमा के लिखोगे तो इसको लिखा जा सकता है x³ cos x प्लस 3x² sin x एंड प्लस 3e⁻x, ये हो जाएगा आपका आंसर। मुझे बताओ किस किस बच्चे का दूसरा क्वेश्चन करेक्ट था, बताओ किस किस बच्चे का दूसरा क्वेश्चन करेक्ट था। सर एप्लीकेशन पर ओनली 12th की 2 क्लासेस हो रही है, फिर हम नीट वालों का क्या होगा, 11th की भी लोगे, एक्स्ट्रा लोगे या यूट्यूब से ही पढ़ लेते, फिर बैच का क्या फायदा, ऐसा कुछ बच्चे यहां पर बोल रहे हैं। बेटा बिल्कुल आपकी 11th की क्लासेस और 12th की क्लासेस जो हैं वो नीट के पर्सपेक्टिव से ही कंडक्ट करी जा रही है, और मैंने बार बार आप बच्चों को बोला है कि हमें जो क्लास 12th के अंदर बच्चे हैं उन्हें 12th की भी क्लास अटेंड करनी है और 11th की भी क्लास अटेंड करनी है। अब रही बात कि सर सारी क्लासेस तो यूट्यूब के ऊपर हो रही है फिजिक्स की, है ना, ऐप के ऊपर तो क्लासेस हो ही नहीं रही, तो इसका कारण ये है कि मैंने अभी इस चैनल के ऊपर पढ़ाना स्टार्ट किया है, बहुत सारे बच्चे मुझे नहीं जानते, तो मेरा ही फैसला था, मैंने ही सर से कहा था कि सर मुझे कुछ समय तक जितनी भी क्लासेस हम ऐप के ऊपर लेने वाले थे उनको भी यूट्यूब के ऊपर कंडक्ट करने दीजिए, ताकि बच्चों के बीच में एक जाना पहचाना चेहरा, एक जाना पहचाना शख्स जो है वो मैं बन जाऊं, है ना। और बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जिनको अभी आईआईटी के बारे में, नीट के बारे में अवेयरनेस नहीं है, हिंदी मीडियम के जो बच्चे होते हैं, तो इन क्लासेस के माध्यम से क्या होगा, बच्चों को एहसास होगा कि यार हम मेहनत तो कर रहे हैं बट कहीं ना कहीं हमारी दिशा सही नहीं है, वरना इनमें क्या ही खास बात है, बताओ सब कुछ तो बहुत आसान है, हम फोकट में ही डरते हैं आईआईटी से और नीट से। तो इन क्लासेस का एक और पर्पस होगा कि हम जो बड़ा मकसद लेके चल रहे हैं, देखो हमारा मकसद यहाँ पे बिजनेस करना नहीं है कि आपको ऐप पे ये कर दिया, वो कर दिया, फलाना कर दिया, ढिमका कर दिया, ठीक है ना। एक बड़ा मकसद हम लोग लेके चल रहे हैं और वो है कि हम हिंदी मीडियम के बच्चों के अंदर एक आत्मविश्वास जगाना चाहते हैं और बहुत अधिक संख्या के अंदर हिंदी मीडियम के बच्चे अच्छे कॉलेजेस के अंदर पहुंचे, ये हमारा एक टारगेट है जिसको हम लेके चल रहे हैं, राइट। तो आप लोग जो भी आपकी क्लासेस हो रही है आपको प्रॉपर शेड्यूल मिलता है ना। तो अगर अभी कुछ टाइम के लिए आपकी क्लासेस यूट्यूब पर हो रही है तो आप यूट्यूब के ऊपर देखो, यहां पर भी तो हम सिंसियरिटी के साथ में पढ़ ही सकते हैं ना। मैं आपको ईमानदारी से बताता हूं, शायद पूरे यूट्यूब के ऊपर जितनी सिंसियरिटी से बच्चे यहां पर पढ़ते हैं, जितना प्यारा माहौल कमेंट बॉक्स का देख लो बच्चों का यहां पर है, जितना सम्मान बच्चे अपने टीचर्स का यहां पर करते हैं, उतना आपको शायद कहीं किसी और जगह नहीं मिलेगा। हर जगह बहुत ही ज्यादा टॉक्सिसिटी, जहरीलापन फैला हुआ है, तो फायदा उठाते हैं ना अपन इस चीज का, तो हमें इस चीज के अंदर नहीं पढ़ना है, ठीक है बेटा।
अच्छा, दूसरा बच्चे बोल रहे हैं कि सर दूसरा करेक्ट नहीं था। कोई दिक्कत नहीं है बेटा, अभी आ गया समझ में, अभी आ गया दूसरा। तीसरा सवाल देखते हैं, तीसरा सवाल। तो cot x का हमें अवकलन करना था। मैंने बताया था cot x को आप क्या लिख सकते हो, cos x डिवाइडेड बाय sin x। तो विभाजन नियम लगेगा। विभाजन नियम मैंने क्या बताया था, पहले हर में जो फंक्शन होता है उसको हम बाहर रखते हैं और अवकलन किसका करते हैं, अवकलन करते हैं अंश वाले फंक्शन का। तो हमने cos x का अवकलन कर दिया। फिर माइनस का चिन्ह आता है, फिर अंश वाले फंक्शन को बाहर रखते हैं और अवकलन करते हैं किसका, अवकलन करते हैं हर वाले फंक्शन का, मतलब sin x का हम लोगों ने क्या कर दिया, यहां पर अवकलन कर दिया। और फिर इस पूरे को अपन विभाजित कर देते हैं जो हर है उसके स्क्वायर से, मतलब साइन स्क्वायर x से हम लोग क्या कर देते हैं, विभाजित कर देते हैं। ठीक, ठीक है बेटा, यहां तक की बातें आ रही है सबको समझ में? किसी को कोई दिक्कत हो तो मुझे बता देना। अरे यार पूरा डिलीट हो गया। ठीक है, मैं इसको थोड़ा सा ऊपर खिसकाना चाहता हूं। ठीक ठीक, अब देखो, अब बहुत आसान हो गया हमारा काम, राइट? अब बहुत आसान हो गया। कैसे, तो इसको थोड़ा सा यहां पर लिख लेता हूं मैं। तो हमारा sin x एज इट इज रखा हुआ है, ठीक है। cos x का अवकलन होता है माइनस का sin x, ध्यान रखना। फिर यहां पर माइनस का cos x रखा हुआ है और sin x का अवकलन होता है प्लस cos x। तो cos x मैंने एज इट इज रख दिया और नीचे हो जाएगा sin स्क्वायर x। अब देखो ऊपर बन रहा है माइनस का sin स्क्वायर x, है ना, और माइनस का cos स्क्वायर x। अगर मैं माइनस के साइन को बाहर ले लूं तो ब्रैकेट के अंदर क्या आ जाएगा, प्लस साइन आ जाएगा। और नीचे क्या रखा हुआ है, नीचे रखा हुआ है साइन स्क्वायर x, और साइन स्क्वायर x प्लस कॉस स्क्वायर x होता है 1, तो ये हो जाएगा माइनस का 1 बटे साइन स्क्वायर x, यानी कि फाइनल आंसर आएगा माइनस का साइन का उल्टा होता है कॉसेक, तो माइनस कॉसेक स्क्वायर x, ये हो जाएगा आपका आंसर। विभाजन नियम का उपयोग करके हम बड़ी आसानी से क्या कर सकते हैं, ये निकाल सकते हैं। मुझे बताओ तीसरा क्वेश्चन किस किस बच्चे का करेक्ट है, तीसरा क्वेश्चन किस किस बच्चे का करेक्ट है बताओ। मैं उम्मीद करता हूं अधिकतम बच्चों का करेक्ट होना चाहिए, अधिकतम बच्चों का करेक्ट होना चाहिए। चौथे क्वेश्चन पर चलते हैं। देखो इसमें क्या होगा, इसमें 2 रूट एक्स, तो पहले 2 बाहर रखा, तो अवकलन किसका किया हमने, अवकलन हुआ सिर्फ और सिर्फ रूट एक्स का, ठीक है। फिर प्लस 3 बाहर रखा, अवकलन किया सिर्फ और सिर्फ किसका, 1 अपॉन एक्स का, और फिर उसके बाद में माइनस अवकलन किया हमने किसका, अवकलन किया हमने लॉग एक्स का, ठीक। तो अब सारे के सारे हमारे सूत्र हैं, तो ये हो जाएगा 2 रूट एक्स का अवकलन होता है 1 अपॉन 2 रूट एक्स, मैंने डायरेक्ट आपको याद करने के लिए कहा था। फिर ये हो जाएगा 3 1 अपॉन एक्स का अवकलन होता है माइनस का 1 अपॉन एक्स स्क्वायर, डायरेक्ट हो गया। और ये हो जाएगा माइनस लॉग एक्स का अवकलन होता है 1 अपॉन एक्स। तो थोड़ा सुंदर तरीके से लिखोगे, 2 से 2 कट गया, तो ये हो जाएगा 1 अपॉन रूट एक्स माइनस का 3 अपॉन एक्स स्क्वायर एंड माइनस का 1 अपॉन एक्स, ये हो जाएगा आपका चौथे क्वेश्चन का आंसर। बताओ मुझे समझ में आया सभी बच्चों को? और सब मुझे ये भी बताते जाओ कि किस किस का आंसर करेक्ट था। देखो बच्चे आंसर कर रहे हैं यहां पर, ठीक है भाई। रूट एक्स का अवकलन हो गया 1 अपॉन 2 रूट एक्स, यहां पे 1 अपॉन एक्स का माइनस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर, लॉग एक्स का 1 अपॉन एक्स। बड़ी आसानी से हम लोगों ने इस सवाल को सॉल्व कर दिया। अब बात करते हैं इसकी। तो मैंने बताया था इसको अंग्रेजी में लिखो पहले। कैसे लिखेंगे अपन, अपन लिखेंगे लॉग ऑफ साइन एक्स, ये लिखेंगे हम लोग। तो मैंने बताया था यहां पर ऑफ को अगर तुम कड़ी मानोगे तो तुम्हें एक चेन बनती हुई नजर आएगी इस तरीके की। और चेन में अपन अवकलन कैसे करते हैं, सबसे पहले लॉग आया तो लॉग का अवकलन कितना हो जाएगा 1 अपॉन, तो लॉग में जो भी होता है, लॉग में x होता है तो 1 अपॉन एक्स हो जाता है। यहां पे लॉग के अंदर साइन x है तो यहां पर आ जाएगा 1 अपॉन साइन एक्स। तो ये तो हमने किया लॉग का अवकलन। फिर आता है हमारे सामने साइन एक्स वाली कड़ी। साइन एक्स का अवकलन क्या होता है, साइन एक्स का अवकलन होता है कॉस एक्स। दोनों को गुणा कर दिया, कॉस एक्स डिवाइडेड बाय साइन एक्स अगर आप करोगे तो आपका आंसर आ जाएगा
कॉट एक्स, ये आपका आंसर आना चाहिए। मैं ये देखना चाहता हूं ये किस किसने करेक्ट किया था, क्वेश्चन नंबर 4 किस किसने करेक्ट किया था, ये मैं देखना चाहता हूं। आप इसको लिखोगे लॉग ऑफ साइन एक्स, फंक्शन के अंदर फंक्शन है, फलन के अंदर फलन, बताया था ना, चेन रूल सभी को याद होगा। तो लॉग ऑफ साइन एक्स, तो पहले आया लॉग, लॉग का अवकलन होता है 1 अपॉन, ठीक है, तो 1 अपॉन साइन एक्स हो गया, ठीक है, और साइन एक्स आया फिर दूसरी कड़ी, तो साइन एक्स का अवकलन होता है कॉस एक्स, गुणा कर दिया सारी कड़ियों को, तो हमें फाइनल आंसर मिल गया कॉट एक्स। मैंने ये भी बताया था चेन रूल से आपको घबराने की जरूरत नहीं है। तो ये था हमारा कल का होमवर्क। अब अपन बात करते हैं समाकलन के नियमों की, ठीक है। सर अभी वेक्टर नहीं पढ़ाया गया है, बिल्कुल चिंता मत करो बेटा, मैं पढ़ाऊंगा आपको वेक्टर, है ना, बिल्कुल भी चिंता मत करो, पूरा शुरू से लेके आखिरी तक अपन वेक्टर पढ़ेंगे, बिल्कुल भी चिंता करने की जरूरत नहीं है, ठीक है। सब कुछ पढ़ा रहा हूं मैं आपको, है ना। बहुत सारे बच्चे बोल रहे हैं कि सर मेरे 4 सही हैं, बहुत अच्छी बात है यार। 5 क्वेश्चंस में से अगर आपके 4 या 3 क्वेश्चंस सही हैं, इसका मतलब आप बहुत अच्छे से सीख रहे हो, अब बस इनको रिवाइज करते चलो, ठीक है। तो आई होप किसी को कोई दिक्कत नहीं है, अगर दिक्कत हो तो बता देना, ठीक है। बाकी मैं एक ऐसा इंसान हूं जो कि साल में कम से कम तुम्हें 4 बार अवकलन पढ़ाएगा। मैं एक ऐसा इंसान हूं जो साल में 4 बार तुम्हें अवकलन पढ़ाऊंगा। मैं मतलब मैं हर टॉपिक को पूरे साल में, अगर तुम मेरे साथ में जुड़े रहोगे तो कम से कम 4 बार करवाता हूं ठीक है, और चारों बार अलग अलग तरीके से करवाता हूं, तो बच्चों का रिवीजन भी हो जाता है और बच्चों को कुछ नई नई चीजें भी समझ में आती है, ठीक है ना। तो आपको चिंता करने की जरूरत नहीं है। आ जाओ आगे चलते हैं, आगे चलते हैं। अब अपन बात करते हैं समाकलन की, ठीक है। तो एक बार अवकलन के सारे सूत्र हम लोग यहां पर लिख लेते हैं, ठीक है। तो हम लोग यहां पर अवकलन के सारे सूत्र जो हैं वो यहां पर लिख लेते हैं एक बार के लिए, ठीक है। तो देखो आ जाओ अवकलन के सूत्र लिखने की कोशिश करते हैं, चलो। तो अवकलन के हमने कुछ सूत्र यहां पर देखे थे, भाई द वे ये मैंने आज ही बनाना सीखा है, ठीक है। चलो क्या क्या सूत्र थे हमारे, तो उनको लिख लेते हैं अपन। तो पहला सूत्र था हमारा कि d डिवाइडेड बाय dx, नियत पद जो है, नियत पद ये हमेशा किसके बराबर होता है, 0 के बराबर होता है। किसके बराबर होता है, 0 के बराबर होता है, ठीक है। दूसरा d डिवाइडेड बाय dx जो है x की पावर n का अगर अपन करें तो ये हो जाता है n x की पावर n माइनस 1, पावर को गुणा कर देते हैं और पावर को 1 कम कर देते हैं। तीसरा हमने देखा था d डिवाइडेड बाय dx ऑफ x कितना हो जाता है, तो ये हो जाता है 1 के बराबर। चौथा हमने देखा था d डिवाइडेड बाय dx ऑफ 1 अपॉन एक्स कितना हो जाता है, माइनस का 1 अपॉन एक्स स्क्वायर। पांचवा हमने देखा था d डिवाइडेड बाय dx ऑफ रूट एक्स कितना हो जाता है, ये हो जाता है 1 अपॉन 2 रूट एक्स, ठीक है। छठा हमने देखा था d डिवाइडेड बाय dx ऑफ log x कितना हो जाता है, log x, तो ये हो जाता है 1 अपॉन एक्स के बराबर। सातवां सूत्र मैंने आपको बताया था d डिवाइडेड बाय dx ऑफ साइन x किसके बराबर होता है, ये होता है cos x के बराबर। आठवां सूत्र मैंने याद करने के लिए कहा था d डिवाइडेड बाय dx ऑफ cos x जो होता है ये किसके बराबर होता है, माइनस साइन x के बराबर। और नौवां सूत्र हो गया हमारा d डिवाइडेड बाय dx ऑफ tan x, ये किसके बराबर होता था, sec स्क्वायर x के बराबर होता था। और 10वां और आखिरी सूत्र था हमारा बाहुबली फंक्शन e की पावर x जो है वो किसके बराबर हो जाएगा, सिंपली e की पावर x के बराबर हो जाएगा, ठीक। अब देखो, अब देखो, अब सबसे पहले समझो समाकलन होता क्या है, ठीक है। तो मैं यहां पर एक मशीन बना रहा हूं, इस मशीन का नाम है अवकलन मशीन। ये जो मशीन है
इसका नाम क्या है? अवकलन मशीन है। क्या नाम है इसका नाम? इस मशीन का नाम है अवकलन मशीन। अच्छा, हर मशीन की तरह इस मशीन के अंदर भी कुछ डाला जाता है। जैसे तुमने गन्ने का जूस निकालने वाली मशीन देखी होगी, तो उस मशीन के अंदर क्या डाला जाता है? गन्ना डाला जाता है। तो इनपुट क्या है उसका? क्या डाल रहे हो तुम उसके अंदर? गन्ना। और हर मशीन उसके ऊपर कुछ ना कुछ काम करती है और बाहर कुछ आउटपुट देती है। जैसे गन्ने का जूस निकालने वाली मशीन क्या आउटपुट देती है? हम एक तरफ से डालते हैं गन्ना और दूसरी तरफ से हमें आउटपुट मिलता है गन्ने का जूस, लिक्विड फॉर्म में मिल जाता है। ठीक है। एक बार वो राहुल गांधी का भी वीडियो वायरल हुआ था। उन्होंने भी एक ऐसी मशीन के बारे में बताया था कि इधर से तुम आलू डालो, ठीक है, और दूसरी तरफ से तुम्हें क्या निकलता हुआ मिलेगा? सोना निकलता हुआ मिलेगा। उस वीडियो का बहुत मजाक उड़ाते हैं, ठीक है लोग। खैर, तो हर मशीन का काम क्या होता है कि उसके अंदर कुछ डाला जाता है। तो हमारी जो ये अवकलन नाम की मशीन है, इसके अंदर कुछ डाला जा रहा है। क्या डाला जा रहा है? इसके अंदर फलन डाला जा रहा है। जैसे इसके अंदर तुमने डाल दिया क्या? इसके अंदर डाल दिया तुमने एक्स स्क्वायर या एक्स की पावर एन, या फिर कुछ भी एक एग्जांपल ले लो, एक्स डाल दिया तुमने, ठीक है। तो यहां पे ये जो अवकलन नाम की मशीन है, इसने जो आउटपुट दिया, अवकलन नाम की मशीन का अपन चिन्ह इस तरीके से बना देते हैं कि जो भी चीज तुम यहां से डाल रहे हो वो इसके अंदर जाएगी। इस मशीन का काम क्या होगा? अवकलन करना, और ये बाहर आउटपुट देगी। तो x का बाहर आउटपुट कितना मिलेगा तुम्हें? 1 मिलेगा। x का अवकलन कितना होता है? 1 होता है। एक और एग्जांपल लेते हैं। यहां से तुमने डाला sin x, तो ये अवकलन नाम की जो मशीन है वो बाहर क्या निकालेगी? सभी बच्चे बताओ कमेंट्स के अंदर। बाहर निकालेगी cos x। तुमने यहां से डाला अंदर की तरफ tan x, तो यहां से जो चीज बाहर निकलेगी वो हो जाएगा आपका sec स्क्वायर x। तो ये हो गई हमारी अवकलन नाम की मशीन। अब बेटा, अवकलन नाम की मशीन कैसे काम करती है वो तो हमें पता है, क्योंकि हमें सारे सूत्र पता है। अब हम एक ऐसी मशीन बनाना चाहते हैं जो इस काम को उल्टा कर दे। अभी हमने एक मशीन बोला था कि इधर से आलू डालो, इधर से सोना निकल जाए। अब ये मशीन तो बनाई कांग्रेस वालों ने, अब बीजेपी वाले क्या बनाना चाहते हैं? इसकी उल्टी मशीन बनाना चाहते हैं। वो इधर से सोना डालो और इधर से क्या निकलने लग जाए? वापस आलू निकलने लग जाए, ठीक है ना। वैसे किसी भी पार्टी के साथ नहीं है अपन, तो कोई भी इसको दिल से नहीं लेगा, ठीक। तो यहां पर बात क्या हो रही है? अवकलन। तो हम एक ऐसी मशीन बनाना चाहते हैं, हम एक ऐसी मशीन बनाना चाहते हैं जिसके अंदर जो तुम्हें अवकलन मशीन से बाहर निकलती हुई चीजें नजर आ रही है, जो भी अवकलन की मशीन से बाहर निकलता हुआ नजर आ रहा है, अगर तुम इसको इस मशीन के अंदर डाल दो तो ये बिल्कुल उल्टा काम कर देंगी तुम्हें। वापस से तुम्हें क्या मिलता हुआ नजर आएगा? यहां पर वापस से तुम्हें यहां पर मिलता हुआ नजर आएगा x। यहां पर क्या मिलता हुआ नजर आएगा? वापस से तुम्हें sin x मिलता हुआ नजर आएगा। और sec स्क्वायर x को डालोगे तो वापस से क्या मिलता हुआ नजर आएगा? tan x मिलता हुआ नजर आएगा। तो हमने अवकलन नाम की जो मशीन है उसका बिल्कुल व्युत्क्रम, बिल्कुल उल्टा काम करने वाली एक मशीन बना दी, और इसी मशीन का नाम रखा जाता है बेटा समाकलन। इसी मशीन का नाम रखा जाता है समाकलन या फिर इंटीग्रेशन। मुझे बताओ सभी लोगों को समझ में आया या नहीं आया? बहुत अच्छे से समझ में आ जाना चाहिए कि एक तरफ से आलू डाला जाए और दूसरी तरफ से सोना निकल रहा है, यह मशीन हो गई अवकलन। और एक तरफ से सोना डाला जाए और वापस से तुम्हें आलू मिल जाए, बिल्कुल उल्टा काम करने वाली मशीन, वो हो जाएगी आपकी समाकलन। समाकलन का चिन्ह कैसे बनाया जाता है? तो ये समाकलन का चिन्ह होता है, यहां पर जिसका भी हम समाकलन कर रहे हैं वो आ जाता है, और जिसके सापेक्ष कर रहे हैं उसके d के साथ में, जैसे x के सापेक्ष कर रहे हैं तो हमने यहां पर dx लिख दिया। तो ये कहलाता है समाकलन। तो सबको आया समझ में बेटा? समाकलन का मतलब होता है अवकलन मशीन का व्युत्क्रम ऑपरेटर। जो काम अवकलन कर रहा है उस काम को उल्टा यदि तुम्हें करना है तो तुम्हें क्या करना पड़ेगा? समाकलन करना पड़ेगा। इसका एग्जाम्पल देखो, फिजिक्स के अंदर तुम जब वेग निकालते हो
तो तुम विस्थापन का अवकलन करते हो। वेग निकालते हो तो विस्थापन का अवकलन करते हो। तो यदि कभी तुम्हें विस्थापन निकालना हो वेग से तो तुम क्या करोगे, तुम वेग का समाकलन करोगे। समझ में आ रहा है? विस्थापन से वेग निकालने के लिए तुम करते हो अवकलन, तो वेग से विस्थापन निकालने के लिए तुम्हें उल्टा काम करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा? समाकलन करना पड़ेगा। वेग से त्वरण निकालने के लिए तुम करते हो अवकलन, तो त्वरण से वेग निकालने के लिए उल्टा काम करने के लिए तुम्हें क्या करना पड़ेगा? समाकलन करना पड़ेगा। इट इज दैट इजी। इतना आसान है इसको समझना। ठीक, तो हो गया हमारा काम आसान। तो क्या आप समाकलन के सूत्र खुद बना सकते हो? क्या आप समाकलन के सूत्र खुद से बना सकते हो या नहीं बना सकते? बताओ। बना सकते हैं ना अपन समाकलन के सूत्र? खुद से बना लेंगे। समाकलन के सारे सूत्र हम लोग अब क्या कर सकते हैं? खुद से बना सकते हैं। हमें बस इतना ध्यान रखना है कि अवकलन का हमें उल्टा करना होगा। तो देखो, पहला सूत्र जो हमें मिलेगा बहुत आसान। पहला सूत्र हमें जो मिलेगा, पहला सूत्र कि समाकलन करें यदि हम किसका? एक का। किसके सापेक्ष? एक्स के सापेक्ष। इसको तुम ऐसे भी लिख सकते हो, समाकलन ऑफ dx, क्योंकि एक से गुणा कर रहे हो तो वैसे भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो अभी अभी तुमने देखा था कि x का अवकलन होता है एक, तो एक का समाकलन क्या हो जाएगा? वापस से x हो जाएगा। पता पड़ गया? बन गया हमारा फॉर्मूला, बन गया फॉर्मूला। ठीक है, और देखो दूसरा। देखो, मान लो तुम्हें समाकलन करना हो इसका 1/2 रूट एक्स का, इसका समाकलन करना हो तुम्हें, कैसे करोगे? तो तुमने देखा कि रूट एक्स का जो अवकलन है वो 1/2 रूट एक्स होता है, तो 1/2 रूट एक्स का समाकलन वापस से क्या हो जाएगा? रूट एक्स हो जाएगा। वापस से क्या मिल जाएगा तुम्हें? यहां पर रूट एक्स मिल जाएगा। ठीक, तीसरा देखो, यदि तुम्हें कहा जाए समाकलन करो -1/x² का विथ रिस्पेक्ट टू dx, ठीक, तो तुम क्या करोगे? तुमने देखा 1/x का अवकलन होता है -1/x², तो -1/x² का समाकलन वापस से क्या हो जाएगा? 1/x हो जाएगा। वापस से क्या हो जाएगा? 1/x हो जाएगा। तो अब क्या करते हैं अपन, ये जो नेगेटिव साइन है इसको यहां लिख रहे हैं, इसको हम इधर की तरफ भी लिख सकते हैं। तो हम क्या कर सकते हैं, यहां पर हम यहां पर नेगेटिव साइन हटा देंगे और इसको हम चाहें तो कहां पर लगा सकते हैं? हम इसको चाहें तो थोड़ा सा इसको खिसका लेते हैं अपन, हम इसको यहां पर लगा सकते हैं, है ना भाई। -1/x² का हमें पता पड़ गया समाकलन 1/x होगा। तो नॉर्मली क्या माइनस साइन अपन रखते नहीं है, अपन कहेंगे 1/x² का जो समाकलन होगा वो कितना हो जाएगा? माइनस साइन को आपने उधर भेज दिया। ऐसे ही जो 2 है ना, इसको भी आप उधर भेज सकते हो। ठीक है, आप कह सकते हो कि 1/√x का जो समाकलन होगा वो कितना हो जाएगा? 2√x हो जाएगा, है ना, थोड़ा तो फॉर्मूला को सुंदर बनाने के लिए। अच्छा, चौथा देखो, और बहुत इंपॉर्टेंट है ये, कि x की पावर n का समाकलन क्या होगा? तुम सोचो, x की पावर n का अवकलन क्या था? तुमने घात से गुणा किया, स्टेप नंबर 1, और तुमने घात को 1 कम कर दिया, स्टेप नंबर 2। तो इसका उल्टा काम कैसे करोगे? पहले तुम घात को 1 बढ़ाओगे, ठीक है, और अवकलन में गुणा किया था तो यहां पे क्या करना पड़ेगा? विभाजन। फिर उस बढ़ी हुई घात से तुम क्या कर दोगे? विभाजित कर दोगे। तो तुम्हारा फॉर्मूला बनेगा, पहले तुम घात को बढ़ाओगे तो तुमने बढ़ा दिया, n+1 कर दिया, और फिर तुमने बढ़ी हुई घात से क्या कर दिया? यहां पर डिवाइड कर दिया। n+1 से तुमने क्या कर दिया? डिवाइड कर दिया। इतना आसान है भाई। x की पावर n का अवकलन कैसे हुआ? तुमने घात को गुणा किया, घात को कम कर दिया। अब इसका उल्टा काम करो, कम करने का उल्टा क्या होगा? घात को बढ़ाया, और गुणा करने का उल्टा क्या होगा? घात से विभाजित किया। वही तो किया हमने, घात को बढ़ाया और बढ़ी हुई घात से हमने क्या कर दिया? विभाजित कर। बन गया फॉर्मूला, रटने की जरूरत ही नहीं है। चलो 5वां फॉर्मूला देखते हैं, 5th फॉर्मूला। ठीक है, मान लो कभी तुम्हें कहा जाए अवकलन करो 1/x का, ये बहुत इंपॉर्टेंट है बेटा, 1/x का,
तो हमने देखा log x का अवकलन होता है 1/x, तो 1/x का समाकलन कितना हो जाएगा? 1/x का समाकलन हो जाएगा log x हो जाएगा। ठीक है, छठा फॉर्मूला देखो, हमने कहा कि cos x जो है, ठीक है, तो sin x का अवकलन होता था cos x, तो cos x का समाकलन वापस से क्या हो जाएगा बेटा? cos x का समाकलन हो जाएगा sin x। सातवां फॉर्मूला देखो, cos x का अवकलन होता है माइनस साइन एक्स, तो माइनस साइन एक्स का समाकलन कितना हो जाएगा? cos x हो जाएगा। अब यहां पर भी तुम यही कर सकते हो कि तुम ये जो माइनस का चिन्ह है इसको इधर ना लिख के तुम कहां लिख सकते हो? इसको तुम लिख सकते हो इधर की तरफ। ठीक है, पहले समझने के लिए हमने देखा कि cos x का अवकलन होता है माइनस साइन एक्स, तो माइनस साइन एक्स का समाकलन हो जाएगा cos x, तो माइनस तुम इधर की जगह इधर भी लिख सकते हो, तो फिर साइन एक्स का समाकलन किसके बराबर होगा? माइनस cos x के बराबर होगा। ऐसे भी तुम इसको क्या कर सकते हो? लिख सकते हो। ठीक है, ऐसे याद हो जाएगा आपको, एक दो बार आप खुद से कर लोगे तो। और आगे चलते हैं, आठवां सूत्र देखते हैं अपन। आठवां सूत्र, sec स्क्वायर x का समाकलन किसके बराबर हो जाएगा? ये हो जाएगा आपका tan x के बराबर। ठीक, नौवा e की पावर x का समाकलन किसके बराबर हो जाएगा? e की पावर x के बराबर हो जाएगा। अब एक चीज नोटिस करना, तुम एक चीज नोटिस करना, नियत पद का समाकलन क्या होता है? 0। नियत पद का अवकलन क्या होता है? 0 होता है। तो 0 का समाकलन क्या होना चाहिए? नियत पद होना चाहिए। मतलब सोचो, तुम कुछ भी नहीं दे रखा, उसका समाकलन कर रहे हो, तो तुम्हें क्या मिलना चाहिए? नियत पद मिलना चाहिए। तो तुमने देखा कि यहां पर 1 + 0 लिख सकते थे, तो 1 का तो हमने कर दिया समाकलन x, 0 का भी तो कर सकते हैं हम। यहां पर हम x की पावर n + 0 लिख सकते थे, तो x की पावर n का तो कर दिया, बट 0 का भी तो लिखेंगे अपन। इसलिए तुमने देखा होगा कि समाकलन में जब हम सूत्र लिखते हैं तो हर सूत्र के साथ में +c लिखा जाता है, +c लिखा जाता है। तो ये जो +c है ये कहलाता है समाकलन नियतांक, इंटीग्रेशन कांस्टेंट कहलाता है। +c लिखा जाता है, क्या कहलाता है? ये इंटीग्रेशन कांस्टेंट कहलाता है। इसको वैसे लिखने की जरूरत नहीं है, इसको वैसे लिखने की जरूरत नहीं है, बट फिर भी क्यों लिखा जाता है उसका कारण मैं समझाने की कोशिश कर रहा हूं। ठीक है बेटा, क्यों लिखा जाता है उसका कारण मैं समझाने की कोशिश कर रहा हूं। ठीक है ना, तो घबराना मत। कई बार क्या होगा, जब तुम समाकलन करोगे तो आंसर x की जगह x + c लिखा हुआ दिखाई देगा, तो तुम घबराना मत। तुम याद रखना कि हां लिखा जा सकता है, इंटीग्रेशन कांस्टेंट लिखा जा सकता है साथ में। ठीक है बेटा, ठीक है, तो ये कहलाएगा तुम्हारा समाकलन। तो ये समाकलन के बनेंगे कुछ फॉर्मूलाज। क्या बनेंगे? समाकलन के कुछ फॉर्मूलाज बनेंगे। आई होप सभी लोगों को अच्छे से समझ में आ गए होंगे। ठीक है, अब तो कोई कंफ्यूजन नहीं है। एक ही पेज पे अवकलन और एक ही पेज पे समाकलन के सूत्र लिखने का पर्पस यही था कि अब इस पेज को तुम्हें क्या करना है? हमेशा संभाल के रखना है। और एक ही पेज पर दोनों चीजें देखोगे ना तो कभी कंफ्यूज नहीं होगे, है ना। तो ये चीज, क्योंकि बच्चे कंफ्यूज रहते हैं, वो समाकलन की जगह अवकलन, अवकलन की जगह समाकलन का सूत्र लगा देते हैं। तो मैंने एक ही पेज के ऊपर लिख दिया सब कुछ, आपको घबराने की जरूरत नहीं है। ठीक है, चलो इसको भी मैं थोड़ा डिटेल में समझा देता हूं। ठीक है, एक तो होता है आपका निश्चित अवकलन, एक तो होता है आपका निश्चित समाकलन, सॉरी मैं बार बार अवकलन बोल रहा हूं। एक तो होता है निश्चित समाकलन और एक होता है अनिश्चित समाकलन। ठीक है, एक होता है अनिश्चित समाकलन। दोनों में अंतर क्या होता है? ठीक है, निश्चित समाकलन को अंग्रेजी में बोला जाता है डेफिनिट इंटीग्रल। क्या बोलते हैं अपन इसको?
डेफिनिट इंटीग्रल बोलते हैं, और इसको अंग्रेजी में बोला जाता है इनडेफिनिट इंटीग्रल। तो इन दोनों का अंतर क्या होता है ये हम जानने की कोशिश करेंगे, ठीक है। चलो आ जाओ जानते हैं। वैसे तो मैंने बता दिया, बट फिर भी एक बार जान लेते हैं कि इन दोनों का आखिर में अंतर क्या होता है। ठीक, चलो। तो मैंने अभी अभी आपको बताया था कि हमारे पास में दो मशीनें हैं, एक तो है अवकलन वाली मशीन और एक है समाकलन वाली मशीन। एक तो है हमारे पास में अवकलन वाली मशीन और एक है हमारे पास में समाकलन वाली मशीन, ठीक है। और एक है हमारे पास में समाकलन वाली मशीन, ठीक। अब तुम मुझे बताना कि ये जो अवकलन वाली मशीन है d डिवाइडेड बाय dx, ठीक है, इसका आउटपुट क्या होगा। सारे बच्चे रिप्लाई करना है ना साथ साथ। तो तुम मुझे बताना कि यहां पर अगर हम एक्स स्क्वायर डालें, यहां पर अगर हम एक्स स्क्वायर डालें तो आउटपुट कितना आएगा, तो आउटपुट कितना आएगा। तो तुम बोलोगे सर आउटपुट आ जाएगा 2x। कितना आ जाएगा, 2x आ जाएगा। यदि हम यहां पर एक्स स्क्वायर की जगह एक्स स्क्वायर प्लस 3 डालें तो आउटपुट कितना आएगा। तो तुम बोलोगे सर एक्स स्क्वायर का जो अवकलन है, यहां पे स्क्वायर कर लो इसको, ठीक है ना, इसको स्क्वायर कर लो, एक्स स्क्वायर प्लस 3। तो तुम बोलोगे सर एक्स स्क्वायर का अवकलन होगा कितना, 2x, और 3 नियत पद है, नियत पद का अवकलन हमेशा कितना होता है, 0। तो तुम देखोगे इसका भी अवकलन कितना आएगा, 2x आएगा। फिर आगे चलो, यहां पर आ जाओ, फिर तुमने डाला एक्स स्क्वायर प्लस 5 डाला, तुमने देखा इसका भी अवकलन कितना आएगा, इसका भी अवकलन 2x आएगा। और आगे आए, तुमने इसके अंदर डाला एक्स स्क्वायर प्लस सी। अब सी कोई नियतांक है, कुछ भी हो सकता है, 6 हो सकता है, 7 हो सकता है, जनरल नियतांक है। तो तुमने देखा इसका भी अवकलन कितना आएगा, इसका भी अवकलन 2x आएगा। तो तुम देख रहे हो कि इन सभी का अवकलन कितना है, 2x है। अब तुमने समाकलन वाली मशीन को क्या निर्देश दिया था, तुमने समाकलन वाली मशीन को यह निर्देश दिया था कि तुझे क्या करना है, समाकलन वाली मशीन को अपन निर्देश दे रहे हैं, तुझे क्या करना है कि जो भी तुझे मिल रहा है तुझे देखना है तूने किसका अवकलन किया था, वही तुझे आउटपुट देना है। अब ये समाकलन वाली मशीन जो है ना कंफ्यूज हो जाएगी, क्योंकि इसको हर जगह से आउटपुट कितना मिल रहा है, इसको हर जगह से आउटपुट मिल रहा है कितना, 2x। इसको हर जगह से आउटपुट कितना मिल रहा है, 2x मिल रहा है। तो अब ये कंफ्यूज हो जाएगी कि यार मैं 2x का अवकलन एक्स स्क्वायर को मानूं, 2x एक्स स्क्वायर प्लस 3 मानूं, 2x एक्स स्क्वायर प्लस 5 मानूं समाकलन, या 2x का समाकलन एक्स स्क्वायर प्लस c मानूं। कंफ्यूजन। तो यहां पर इसलिए क्योंकि एक से अधिक फंक्शंस का अवकलन समान हो सकता है, एक से अधिक फंक्शंस का अवकलन समान हो सकता है यदि उनमें सिर्फ और सिर्फ अंतर किसका हो, नियत पद का हो। भाई बाकी सारी चीजें सब में समान है, यहां भी एक्स स्क्वायर 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 है, अंतर किस चीज का है, सिर्फ नियत पद का अंतर है। तो इन सब का अवकलन आपको समान मिलेगा 2x। तो समाकलन वाली मशीन कंफ्यूज हो जाएगी कि यार आंसर में एक्स स्क्वायर दूं या एक्स स्क्वायर प्लस 3 दूं या एक्स स्क्वायर प्लस 5 दूं। तो हम ऐसे कंडीशन में जनरल आंसर लिखते हैं, और जनरल आंसर क्या लिखेंगे हम लिखेंगे एक्स स्क्वायर प्लस सी, और यहां पर जो c है ये कहलाता है, दिस c इज कॉल्ड समाकलन नियतांक। क्या कहलाता है बेटा, ये कहलाता है समाकलन नियतांक। अब समझ में आया हम लोग समाकलन नियतांक का उपयोग क्यों करते हैं।
तो यदि हम बिना सीमाओं के समाकलन करते हैं, हमने यहां पर सीमाएं नहीं करी, तो बिना सीमाओं के जो समाकलन है वो क्या कहलाता है? बिना सीमाओं का समाकलन क्या कहलाता है? बिना सीमाओं का समाकलन क्या कहलाता है? आपका निश्चित समाकलन कहलाता है। और बिना सीमाओं का समाकलन जब भी किया जाएगा तो हम लोग जो भी आंसर आएगा उसके साथ में प्लस सी लिख के आएंगे, समाकलन नियतांक लिख के आएंगे, जिसका मान हम ज्ञात कर सकते हैं अदर किसी मेथड के द्वारा। ये चीज अच्छे से समझ में आई? अब इसको जानो, अनिश्चित समाकलन का मतलब क्या होता है? यह होता है आपका सीमाओं वाला समाकलन। सीमाओं वाला समाकलन ये कैसे करते हैं? और ध्यान रखना फिजिक्स में यही यूज आता है, ध्यान रखना फिजिक्स में यही यूज आता है, सीमाओं वाला समाकलन ही यूज आता है। ठीक है, तो इसमें क्या होगा कि जब भी हम समाकलन करेंगे, इसमें क्या होगा, जब भी हम समाकलन करेंगे तो हमें सीमाएं दी जाएगी। ये कहलाती है प्रारंभिक सीमा और ये कहलाती है अंतिम सीमा। ठीक है, और जिस भी फंक्शन का मान लो हम एक्स स्क्वायर का कर रहे हैं समाकलन, ठीक है, तो अब हम इन सीमाओं को क्या करेंगे? सबसे पहले हम लिखेंगे एक्स स्क्वायर, तो एक्स स्क्वायर का समाकलन हो जाएगा, पावर को बढ़ा दिया, मैंने बताया था ना समाकलन का नियम क्या होता है, एक्स की पावर एन का, घात को बढ़ा दो, तो तुमने एक्स स्क्वायर की घात को बढ़ा दिया और बढ़ी हुई घात से तुमने क्या कर दिया? डिवाइड कर दिया। तुम चाहो तो प्लस सी भी लिख सकते हो, बट अब उसको लिखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। क्यों नहीं लिखने की जरूरत पड़ेगी? क्योंकि जब अपन प्रारंभिक सीमा रखेंगे और फिर अंतिम सीमा रखेंगे तो ये सी जो है वो कट जाएगा, तो इसको लिखने की जरूरत नहीं है। हमें सिर्फ और सिर्फ क्या लिखना है? समाकलन लिखना है। फिर हमें इसको स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर बंद करना है। ये हो गई प्रारंभिक सीमा और ये हो गई अंतिम सीमा। फिर हमें क्या करना है बेटा? हमें सबसे पहले जहां जहां एक्स है वहां वहां पर अंतिम सीमा रखना है। तो हमने एक्स की जगह क्या रख दिया? बी रख दिया, तो ये हो गया बी का क्यूब डिवाइडेड बाय 3। फिर माइनस, अब जहां जहां एक्स है वहां पर निम्न सीमा रखो, तो निम्न सीमा ए रखा, तो ये हो जाएगा ए क्यूब डिवाइडेड बाय 3। तुम आंसर लिख सकते हो बी क्यूब माइनस ए क्यूब डिवाइडेड बाय 3, ये हो जाएगा तुम्हारा आंसर। तो जब तुम अनिश्चित, सॉरी मैंने उल्टा लिख दिया यार, सॉरी 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 सॉरी, ठीक है, उल्टा कर दिया मैंने, इसको चेंज करने दो मुझे। किसी ने मेरे को बताया भी नहीं कि सर आप थोड़ा सा उल्टा ले जा रहे हो चीजों को। ओके, ठीक है, ये कहलाता है निश्चित समय। अपन ऐसा करते हैं, ये दिमाग लगाते हैं अपन, यहां से ए हटा देते हैं, हाँ ठीक है, और यहां ए लगा देते हैं, यहां ए लगा देते हैं, ठीक है। और एक और काम करते हैं अपन, ये सारी चीज जो है, ठीक है, तो अनिश्चित समाकलन हो गया हमारा बिना सीमाओं का समाकलन, ये हो गया, और निश्चित सीमा समाकलन हो गया हमारा सीमाओं वाला समाकलन। मैंने थोड़ा सा उल्टा लिख दिया था। सर आपने बताया था कि किसी पत्थर को ऊपर फेंकने में जितना समय नीचे आने में लगे, ऐसा कैसे होगा? सर हम फेंकते हैं अलग वेग से और ग्रेविटी का त्वरण अलग होता है। सर समझाइए। बेटा समझाऊंगा इसको, अभी एक बार पहले अपन अवकलन समाकलन कर लें, तो बहुत आसान चीजें मैं बता दूंगा, ठीक है ना। हाँ अब आया सबको समझ में? अरे भाई देखो, नाम पे ही जाओ ना। अनिश्चित का मतलब क्या है कि हम निश्चित नहीं है कि जब 2x का समाकलन करना हो तो क्या आंसर दें, निश्चित नहीं है। हम एक्स स्क्वायर दें या एक्स स्क्वायर प्लस 3 दें या एक्स स्क्वायर प्लस 5 दें या एक्स स्क्वायर प्लस 3 दें, वी आर नॉट डेफिनेट, हम निश्चित नहीं है, इसलिए क्या कहलाएगा? अनिश्चित समाकलन कहलाएगा। और इसमें अनिश्चय को दूर करने के लिए हम क्या यूज करते हैं? समाकलन नियतांक यूज करते हैं। हम कह देते हैं कि इसका समाकलन हो जाएगा एक्स स्क्वायर, तो एक्स स्क्वायर तो सब में है, प्लस सी। अब सी की जगह तुम जो मर्जी चाहे रख लो, तुमको रखना है 3 तो 3 रख लो, तुमको रखना है 5 तो 5 रख लो, तुमको रखना है 7 तो 7 रख लो, तुमको कुछ नहीं रखना तो कुछ मत रखो, ठीक है। तो नाम में ही छुपा हुआ है, अनिश्चित समाकलन का मतलब है बिना सीमाओं वाला समाकलन, और निश्चित समाकलन का मतलब क्या होता है? सीमाओं वाला समाकलन, ठीक है। एक और उदाहरण लेते हैं, ठीक है। तो ये हो गया हमारा एग्जाम्पल नंबर 1, ठीक।
एक और उदाहरण लेते हैं, एग्जाम्पल नंबर 2 लेते हैं यहां पर। मान लो मुझे समाकलन करना है 1/x का, कहां से कहां तक, 2 से लेके 3 तक। कैसे करेंगे बताओ, कैसे करेंगे, कैसे करेंगे? तो याद रखना, पहले तो मुझे सारे बच्चे जवाब दो। मैंने अभी अभी सूत्र बताया था 1/x का समाकलन क्या होता है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, बच्चे गलती करते हैं, इसलिए मैं बार बार प्रैक्टिस करवाता हूं इसकी। क्या होता है बताओ, क्या होता है बताओ, जल्दी बताओ। जल्दी बताओ। अच्छा इसको भी चेंज करने के लिए बोल रहे हैं। यस, ये भी सही बोल रहे हैं बच्चे कि सर आप इसको भी चेंज करो। तो यहां पर भी अपन वही दिमाग लगाते हैं, यहां से अपन इन हटा देते हैं, ये हटा देते हैं अपन, ये हटा देते हैं अपन, इन हटा दिया तो ये बन गया डेफिनेट इंटीग्रल, और यहां पे इन लगा देते हैं, यहां पे अपन इन डेफिनेट इंटीग्रल लगा देते हैं। ठीक है ना, हो गया अब सही, सही दिमाग लगा दिया, वेरी गुड। मैक्सिमम बच्चों का आंसर करेक्ट है। 1/x का समाकलन हो जाएगा log x। क्या हो जाएगा? log, बेस क्या होता है? e, x। अब हमें सीमाएं रखनी है, तो मैंने क्या बताया था सीमाओं को रखने का नियम? सबसे पहले अपन अंतिम सीमा रखते हैं, तो जहां जहां x है वहां वहां 3 रखेंगे, तो ये हो जाएगा आपका log 3 माइनस जहां जहां x है वहां पर प्रारंभिक सीमा रखेंगे, तो ये हो जाएगा log 2। अब आपको याद होगा कि log में जब आप log a माइनस log b करते हो, तो इसको चाहो तो बटे की फॉर्म में भी लिख सकते हो। इसको लिखा जा सकता है log 3/2, ये भी लिखा जा सकता है ना भाई? यहां तक भी छोड़ सकते हो आंसर को, आप चाहो तो आगे भी लिख सकते हो अगर आपको log के बारे में सूचना है तो अंतर समझ में आया सबको, निश्चित समाकलन का और अनिश्चित समाकलन का? बहुत आसान है, सारे के सारे फॉर्मूलाज हो गए। ठीक है, तो सारे सूत्र हमें पता पड़ गए समाकलन करने के, और हमें यह पता चल गया कि अनिश्चित समाकलन और निश्चित समाकलन के बीच का अंतर क्या होता है। फिजिक्स में जो अधिकतम यूज होता है वो मैंने बता दिया। ठीक है, चलो अब आपके कुछ कमेंट्स ले लें। सर एक बार दोबारा बताइए प्लीज, एक बार दोबारा से बताइए। ये वाला बताऊं मैं दोबारा से, डेफिनेट इंटीग्रल वाला? ठीक है, बाकी सारे बच्चे आंसर कर रहे हैं यहां पर। log 3/2 बिल्कुल सही, log 3 माइनस log 2 बिल्कुल सही। ठीक है, एक बार दोबारा बता देता हूं, कोई दिक्कत नहीं है ना। देखो हम यहां पर क्या डिस्कस कर रहे हैं, हम ये डिस्कस कर रहे हैं कि तुम समाकलन को 2 अलग अलग प्रकार से कर सकते हो। ठीक है, अंतर समझो। मैंने समाकलन को समझाया किस आधार पर है? मैंने बताया था कि जो काम अवकलन नाम की मशीन करती है उसी को उल्टा करने के लिए समाकलन नाम की मशीन का उपयोग किया जाता है। अब यहां पे हमें एक समस्या नजर आएगी, ये जो अवकलन नाम की मशीन है ये x² के लिए भी 2x आउटपुट देती है, ये x² + 3 के लिए भी 2x आउटपुट देती है, ये x² + 5 के लिए भी 2x आउटपुट देती है। x² के साथ में कोई भी नियतांक होगा तो हमेशा आउटपुट कितना मिलेगा? 2x मिलेगा। तो जब तुम इस 2x को समाकलन नाम की मशीन के अंदर डालोगे तो इसको तो उल्टा काम करना है, तो ये मशीन कंफ्यूज हो जाएगी। ये कंफ्यूज हो जाएगी कि यार जब मेरे को 2x मिला तो मैं इसका समाकलन x² दूं या इसका समाकलन x² + 3 दूं या इसका समाकलन x² + 5 दूं, क्या दूं? कंफ्यूज हो गया। तो ये कंफ्यूजन हुआ किसकी वजह से? क्योंकि हमारे पास में सीमाएं नहीं है समाकलन की। सीमाएं होती तो ये कंफ्यूजन नहीं होता। क्योंकि सीमाएं नहीं है, हमें नहीं पता हम कहां से कहां तक समाकलन कर रहे हैं, इसलिए इसको कहा जाता है अनिश्चित समाकलन, बिना सीमाओं वाला समाकलन। और इस समस्या का निजात हमने कैसे पाया? कि हमने जो कॉमन था, सबके अंदर x² कॉमन था, अंतर सिर्फ किसका था? नियत पद का। तो हमने x² तो लिख दिया, प्लस हमने c लिखा। तो c किसको रिप्रेजेंट करता है? समाकलन नियतांक को रिप्रेजेंट करता है। तो समाकलन नियतांक का मान कुछ भी हो सकता है, 3 भी हो सकता है, 5 भी हो सकता है, कोई भी संख्या समाकलन नियतांक की जगह रखी जा सकती है।
तो अब हमें अलग अलग आंसर लिखने की जरूरत नहीं। तो ये कहलाता है आपका अनिश्चित समाकलन। ठीक, वहीं निश्चित समाकलन में क्या होता है, हमें समाकलन की सीमाएं दी हुई होती है। क्योंकि हमें समाकलन की सीमाएं दी हुई होती है तो हमें समाकलन नियतांक का उपयोग नहीं करना होता। क्यों नहीं करना होता? क्योंकि हम जब अंतिम सीमा रखते हैं और जब प्रारंभिक सीमा रखते हैं और घटाते हैं दोनों को, तो जो समाकलन नियतांक है वो कट जाता है, इसलिए उसको रखने की जरूरत नहीं है। तो ये हो जाएगा तुम्हारा सीमाओं वाला समाकलन। कैसे करते हैं? सबसे पहले तो समाकलन करो, तो तुमने एक्स स्क्वायर का सूत्रों के हिसाब से समाकलन कर दिया। फिर सबसे पहले हम अंतिम सीमा, तो जहां जहां एक्स है वहां पर अपर लिमिट रखेंगे, फिर माइनस जहां जहां एक्स है वहां पर लोअर लिमिट रखेंगे, और इस तरीके से हल करते चले जाएंगे तो हमें निश्चित समाकलन का मान मिल जाएगा। ठीक है, ठीक है बेटा। आनंद बेटा, मैं आपका जवाब दे दूंगा, है ना। अभी अपन समाकलन बारे में पढ़ रहे हैं तो उसको अपन थोड़ा सा देख लेते हैं, ठीक है ना। सर log 3/2 कैसे होगा? बेटा ये log का नियम है, log का नियम है। एक log का नियम होता है कि log a माइनस log b तुम करते हो तो तुम्हें क्या मिल जाता है? तुम्हें log a/b मिल जाता है। ये log का नियम है, ठीक है। ये जो नियम है ये कहां का नियम है? ये log का एक नियम है। उस नियम का हमने यहां पर क्या किया है? उपयोग किया है, ठीक है ना। हमने उस नियम का यहां पर उपयोग किया है, ठीक है। अगर प्लस होता है तो गुणा हो जाते हैं, a इंटू बी हो जाता है। उस नियम का हमने यहां पर उपयोग किया, ठीक। तो ये हो गई बात निश्चित और अनिश्चित समाकलन की, ठीक। अब अपन आगे चलते हैं। तो ये सारी की सारी चीजें तो हमने देख ली। अब क्योंकि हमने समाकलन को पढ़ा है, क्योंकि हमने अवकलन को पढ़ा है, अब हमें अवकलन और समाकलन करना आ गया। कैसे करते हैं ये हम लोगों ने सीख लिया। अब हम इसका उपयोग देखते हैं कि इसका उपयोग कहां कहां पर होगा, ठीक है। तो अवकलन का उपयोग कहां कहां पर होगा? अवकलन का उपयोग कहां कहां पर होगा? अवकलन का भौतिकी के अंदर उपयोग कहां कहां पर होगा? ठीक, तो पता तो पड़ ही गया होगा आपको कहां कहां पर होगा। जहां भी तुम्हें तात्क्षणिक दर, जब भी किसी भौतिक राशि को, जब भी जब भी जब भी किसी भौतिक राशि को, जब भी किसी भौतिक राशि को दर के रूप में परिभाषित किया जाएगा, दर के रूप में परिभाषित किया जाएगा, ठीक है। तो जब भी किसी भौतिक राशि को दर के रूप में परिभाषित किया जाएगा, वहां वहां पर हमें अवकलन का उपयोग होता हुआ नजर आएगा। जैसे कुछ उदाहरण लेते हैं हम लोग, कुछ एग्जाम्पल्स लेते हैं, कुछ एग्जाम्पल्स लेते हैं। जैसे हमने वेग को परिभाषित किया है, कैसे? हमने वेग को परिभाषित किया है विस्थापन की दर के रूप में। कैसे परिभाषित किया है? विस्थापन की समय के सापेक्ष दर, ऐसे तो परिभाषित किया है, विस्थापन की समय के सापेक्ष दर। तो जैसे ही हमने देखा कि यार यहां पर दर के रूप में परिभाषित किया जा रहा है वेग को, हम समझ जाएंगे हमें अवकलन का उपयोग करना होगा। तो आप कैसे लिखोगे? आप लिखोगे वेग हो जाएगा विस्थापन मतलब x का समय मतलब टाइम के सापेक्ष अवकलन। कितना आसान हो गया पहचानना। और आगे देखते हैं, एक और एग्जाम्पल देखते हैं, ठीक है। ये भी हम लोगों ने पढ़ लिया है। हमने त्वरण के बारे में बात करी हुई है, त्वरण सब लोगों ने पढ़ लिया। तो त्वरण का मतलब क्या होता है? त्वरण का मतलब होता है वेग में समय के सापेक्ष परिवर्तन की दर। वेग में समय
के सापेक्ष परिवर्तन की दर, सापेक्ष परिवर्तन की दर। तो जैसे ही दर आया तुम समझ गए, सुभाष सर का हथियार तुम्हें याद आया कि सर ने बताया था कि जब भी किसी भौतिक राशि को दर या रेट के रूप में परिभाषित किया जाएगा तब तब हमें क्या यूज करना पड़ेगा, तब हमें अवकलन यूज करना पड़ेगा। इसीलिए त्वरण को, एक्सेलरेशन को हम डिफाइन करते हैं वेग की समय के सापेक्ष दर, यानी कि वेग का समय के सापेक्ष अवकलन। और एक और एग्जांपल बताता हूं, ये अभी तक आप लोगों ने पढ़ा नहीं है बट आप आगे पढ़ने वाले हो, बहुत जल्दी पढ़ने वाले हो। क्या है एग्जांपल आपका? बहुत सिंपल सा एग्जांपल है। कल को तुम जब बल को डिफाइन करोगे, बल, फोर्स को, तो इसको भी कैसे डिफाइन किया जाता है? इसको डिफाइन किया जाता है संवेग में, इसको डिफाइन किया जाता है संवेग में समय के सापेक्ष परिवर्तन की दर के रूप में परिभाषित किया जाता है, परिवर्तन की दर के रूप में परिभाषित किया जाता है। तो जैसे तुमने यहां पर दर के रूप में परिभाषित किया, तुम्हें पता पड़ गया कि तुम्हें अवकलन करना पड़ेगा। इसीलिए फोर्स का फॉर्मूला होता है संवेग, संवेग को लिखा जाता है P, तो संवेग का समय के सापेक्ष अवकलन। यहां पे P क्या है? P आपका संवेग है। ठीक, तो अब सबको हिंट पकड़ में आया कि जब जब फिजिक्स के अंदर किसी भौतिक राशि को दर के रूप में परिभाषित किया जाएगा तब तब हम लोग अवकलन का उपयोग करेंगे। एक आखिरी एग्जाम्पल मैं बता देता हूं, फिर हम समाकलन के उपयोग देखेंगे। एक आखिरी एग्जाम्पल अपन देख लेते हैं, यह है शक्ति। ठीक है, तो शक्ति को परिभाषित किया जाता है, पावर को कार्य करने की दर के रूप में परिभाषित किया जाता है। तो तुम समझ जाओगे कि यार यहां पर शक्ति मतलब कैपिटल P, इसको परिभाषित किया जाएगा dw डिवाइडेड बाय dt। इसको भी अवकलन की सहायता से परिभाषित किया जा सकता है। यहां पे P क्या है? P है पावर, पावर का मतलब होता है शक्ति। ठीक है, और यहां पर W क्या है? वर्क, वर्क का मतलब होता है कार्य। यहां पर भी हम लोग किसका उपयोग कर सकते हैं? अवकलन का उपयोग कर सकते हैं। जब तुम क्लास 12th में जाओगे तो क्लास 12th में तुम देखोगे कि वहां पर तुम धारा को परिभाषित करोगे। ठीक है, वहां पे तुम धारा को परिभाषित करोगे। कैसे परिभाषित करोगे धारा को? तुम लिखोगे आवेश प्रवाह की दर। पढ़ा होगा ना सबने छोटी क्लासेस में, आवेश प्रवाह की दर। तो जैसे ही तुमने देखा कि यार इसको भी दर के रूप में परिभाषित किया जाता है, तो यहां पर भी तुम अवकलन का उपयोग कर सकते हो। करंट जो है वो किसके बराबर हो जाएगी? dq डिवाइडेड बाय dt के बराबर हो जाएगी। यहां पर I है आपकी धारा और Q है यहां पर क्या? आपका आवेश। तो बेटा मुझे कमेंट्स के अंदर सारे बच्चे बताओ, क्या आपको समझ में आया? सबसे बड़ा सवाल बच्चे मुझसे पूछते हैं कि सर हम अवकलन समाकलन करते क्यों हैं? उसका जवाब तुम्हें इस पेज के ऊपर मिल रहा है। हम इसलिए अवकलन समाकलन पढ़ते हैं क्योंकि फिजिक्स में जो भौतिक राशियां हैं उनको तुम देखोगे समय समय पर दर के रूप में परिभाषित किया जाएगा। किसी ना किसी भौतिक राशि में परिवर्तन की दर के रूप में परिभाषित किया जाएगा। और जब जब तुम किसी भौतिक राशि को दर के रूप में परिभाषित करोगे, रेट की फॉर्म में परिभाषित करोगे, तुम्हें अवकलन का उपयोग करना ही होगा। तो अब इसको गांठ बांध लो कि यार सर ने ऑलरेडी हमें रास्ता बता दिया, अब हमारी जिंदगी आसान हो गई। अब हमें पता पड़ गया कि कब कब हमें अवकलन करना है। अब इसके अंदर कोई भी दो राय नहीं होनी चाहिए। अब इसी प्रकार से हम देखते हैं समाकलन का उपयोग कब करा जाएगा। तो मैंने बताया था समाकलन का मतलब होता है अवकलन का उल्टा। तो अगर आपको उल्टा काम करना हो, ठीक है, अगर आपको क्या करना हो? उल्टा काम करना हो, ठीक है, तो आप समाकलन का उपयोग कर सकते हो।
ठीक, तो समाकलन का उपयोग भौतिकी में कहां कहां होगा? जब आपको उल्टा काम करना हो। ठीक है, उल्टा काम करना हो इसका मतलब क्या हो गया? पहला एग्जांपल लेते हैं कि मान लो हमें विस्थापन निकालना हो, ठीक है, और वेग दिया हुआ हो, तो हम कैसे करेंगे? अगर हमें वेग दिया हुआ हो और विस्थापन निकालना हो, उल्टा काम करना है। विस्थापन देके वेग पूछा जाए, अवकलन। अब उल्टा काम कर रहे हैं, वेग देके विस्थापन पूछा गया है, तो हम लोग कैसे निकालेंगे? तो हमारा जो डेल्टा एक्स होगा, जो विस्थापन होगा, वो किसके बराबर हो जाएगा? वेग का समय के सापेक्ष समाकलन। ये हो जाएगा प्रारंभिक समय और ये हो जाएगा आपका अंतिम समय। कितना आसान हो गया, कितना आसान हो गया। एक और एग्जांपल लेते हैं। कल को मान लो तुम्हें वेग में परिवर्तन निकालना हो। क्या निकालना हो? वेग में परिवर्तन निकालना हो, यानी कि डेल्टा वी निकालना हो, यानी कि फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी निकालना हो। वेग देके त्वरण पूछा जाए तो अवकलन, और त्वरण देके वेग में परिवर्तन पूछा जाए तो हम किसका उपयोग करेंगे? हम करेंगे समाकलन का उपयोग। हम त्वरण का समय के सापेक्ष समाकलन कर देंगे इनिशियल टाइम से फाइनल टाइम तक। समझ रहे हो ना? टी आई का मतलब टी इनिशियल प्रारंभिक समय और टी एफ का मतलब टी फाइनल अंतिम समय। इसलिए मैंने बोला था फिजिक्स में अधिकतर सीमाओं वाला समाकलन यूज होता है, तो वो समाकलन नियतांक का कोई इतना ज्यादा आपको लोड लेने की जरूरत नहीं है। और एक और एग्जाम्पल देखो, और एक और एग्जाम्पल देखो। तुमसे कोई पूछे कि बताओ संवेग में परिवर्तन। अब ये जो संवेग में परिवर्तन है ना, इसको ही इंपल्स भी बोला जाता है, इसको ही आवेग भी बोला जाता है, ध्यान देना। ठीक है, इसको ही आवेग भी बोला जाता है। संवेग को अंग्रेजी में लिखा जाता है मोमेंटम, संवेग को अंग्रेजी में लिखा जाता है मोमेंटम, और आवेग को अंग्रेजी में लिखा जाता है इंपल्स। तो आवेग क्या होता है? बेसिकली संवेग में परिवर्तन होता है। तो तुम उसको चाहो तो डेल्टा पी भी लिख सकते हो, चाहो तो इंपल्स का आई भी लिख सकते हो, चाहो तो तुम फाइनल मोमेंटम माइनस इनिशियल मोमेंटम भी लिख सकते हो। तो ये कैसे परिभाषित होगा? तुम्हें संवेग देके बल पूछा जाए तो तुम अवकलन करते हो, और बल देके संवेग पूछा जाए तो तुम क्या करोगे? समाकलन करोगे। तुम बल का समय के सापेक्ष क्या कर दोगे? समाकलन कर दोगे फ्रॉम इनिशियल टाइम टू फाइनल टाइम। आ रहा है सभी बच्चों को समझ में? तो उल्टा काम हमें करना है, तब जाके हमें ये चीज करनी पड़ेगी। एक और एग्जांपल ले लेते हैं। ठीक है, मान लो हमें कार्य निकालना है कि कुल कार्य कितना होगा। ठीक है, तो हम क्या करेंगे? शक्ति का, जो भी हमें शक्ति गिवन होगी उसका हम समय के सापेक्ष क्या कर देंगे? समाकलन कर देंगे फ्रॉम टाइम इनिशियल टू टाइम फाइनल। ठीक, और आगे देखो, अगर मान लो हमें आवेश निकालना है, ठीक, या आवेश में परिवर्तन निकालना है, तो हम लोग धारा का समय के सापेक्ष क्या कर देंगे? समाकलन कर देंगे फ्रॉम इनिशियल टाइम टू फाइनल टाइम। तो इस प्रकार के एग्जाम्पल आप आसानी से समझ सकते हो। आ रहा है सभी बच्चों को समझ में? आ रहा है? तो ये हो जाएंगे समाकलन के उपयोग। ठीक, मुझे बताओ अच्छे से समझ में आया सभी बच्चों को? ठीक है सर, वेग में और संवेग में क्या डिफरेंस है? बेटा वेग में और संवेग में बहुत बड़ा डिफरेंस है द्रव्यमान का। वेग और द्रव्यमान का गुणनफल जो है वो संवेग कहलाता है। ठीक है ना? तो संवेग में एक चीज और आ गई, वेग तो है ही है भाई, संवेग के नाम में भी वेग है, तो संवेग में वेग तो निहित है, एक और चीज निहित है, वो है द्रव्यमान। तो द्रव्यमान और वेग का गुणनफल क्या कहलाता है? संवेग कहलाता है। बहुत बड़ा डिफरेंस हो गया ना? ठीक है, हम पढ़ेंगे ये सब चीजें, आपको ना एक एक चीज अच्छे से समझ में आएगी। सर डेल्टा का यूज क्या होता है बताओ बेटा? डेल्टा का यूज होता है परिवर्तन को शो करना। ये जो चिन्ह है इसको हम बोलते हैं डेल्टा। क्या बोलते हैं अपन इसको? डेल्टा। ये किसी भी
राशि में, ये किसी भी राशि में परिवर्तन को प्रदर्शित करता है। किसको प्रदर्शित करता है? परिवर्तन को प्रदर्शित करता है। आया समझ में सबको? है ना? तो एक चिन्ह है ये, मतलब कि जैसे तुमने किसी के भी आगे डेल्टा लगा दिया, तो डेल्टा एक्स का मतलब है एक्स में परिवर्तन, अंतिम अवस्था और प्रारंभिक अवस्था का परिवर्तन। तुमने डेल्टा वी लगा दिया मतलब वेग में परिवर्तन, तुमने डेल्टा पी लगा दिया मतलब संवेग में परिवर्तन, ऐसे। ठीक है ना? तो डेल्टा किसको प्रदर्शित करता है? परिवर्तन को प्रदर्शित करता है। तो ये हो गया हमारे समाकलन का और अवकलन का भौतिकी के अंदर उपयोग। कुछ और उपयोग हैं, उनके बारे में भी हम लोग बात करेंगे, बट कैसे बात करेंगे? तो अगला जो टॉपिक है हमारा, हम सोचो गति के अंदर क्या पढ़ रहे थे, मुझे बताओ। गति के अंदर हमारा लास्ट टॉपिक क्या था? तो अब हमारा रिवीजन करने का टॉपिक और हमारा जो रेगुलर टॉपिक है वो कल मिक्स होने वाले हैं। सोचो कितना अच्छे से प्लानिंग करी है अपनों ने। एक तरफ से हम रिवीजन कर रहे हैं और एक तरफ से हमारा रेगुलर चैप्टर चल रहा है। अब हम ऐसे मुहाने पर खड़े हैं कि कल दोनों मिक्स हो जाएंगे। मुझे बताओ कल क्या अपन गति में क्या पढ़ रहे थे? हम गति में पढ़ रहे थे बेटे, हम गति में पढ़ रहे थे ग्राफ के बारे में। ठीक है? तो कल दोनों चीजें हो जाएगी हमारी। तो कल का एजेंडा मैं बता देता हूं। कल की क्लास के अंदर, कल की क्लास में आपको दोनों चीजें मिक्स हो जाएगी। हमारा रेगुलर टॉपिक चल रहा था, हमारा रेगुलर टॉपिक चल रहा था गति के ग्राफ। ठीक है? और हमारा रिवीजन जो टॉपिक है वो चल रहा था ग्राफ में अवकलन एवं समाकलन का उपयोग। ग्राफ में अवकलन एवं समाकलन का उपयोग। कल ये दोनों क्या हो जाएंगे? मिक्स हो जाएंगे। ठीक है? तो कल इन दोनों को हम क्या कर देंगे? हम मिक्स कर देंगे। एक ही क्लास के अंदर हमारे दोनों टॉपिक हो जाएंगे। इसके अलावा एक और टॉपिक हमारा बच रहा है, वो है मैक्सिमा मिनिमा का कॉन्सेप्ट। तो वो ग्राफ से ही आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा, मैक्सिमा मिनिमा का कॉन्सेप्ट। तो ये आपको ग्राफ के द्वारा और अच्छे से समझ में आ जाएगा। सर होमवर्क दे दो, सर होमवर्क दे दो। ठीक है, मैं कुछ होमवर्क आपको दे देता हूं। समय बच रहा है क्या अपने पास? बेटा समय नहीं बच रहा, समय नहीं बच रहा, तो मैं अभी तो नहीं दे पाऊंगा होमवर्क, बट मैं आपको ग्रुप के ऊपर डलवाने की कोशिश करूंगा, या फिर कल अपन क्लास में कर लेंगे क्वेश्चन, है ना? आज समय काफी ज्यादा हो गया है। ठीक है? तो अपन आज देखो, मेरे को है ना अगली क्लास लेनी है ना, 12th की क्लास स्टार्ट करनी होती है, तो थोड़ा बीच में समय लेता हूं मैं, ताकि कोई चीज गड़बड़ वड़बड़ ना हो जाए। ठीक है ना? तो ट्राई टू अंडरस्टैंड। अभी अपन होमवर्क नहीं दे पाएंगे। हाँ, बाकी मैं मंडे से, मैं आपको बता रहा हूँ ना, मंडे से आपको नया शेड्यूल मिलने वाला है। ठीक है? मंडे से आपको नया शेड्यूल मिलने वाला है। बहुत सारे बच्चे टाइम को चेंज करने के बारे में लगातार मैसेज कर रहे थे, तो मंडे से नया शेड्यूल, बहुत नई चीजें ऐड होने वाली है। ठीक है? मंडे से तैयार रहना उसके लिए। ठीक है? चलो मिलते हैं अपन नेक्स्ट क्लास के अंदर। टिल देन टाटा बाय बाय, सी यू ऑल इन नेक्स्ट क्लास, बाय।